वे बच्चों, आज हम कक्षा 10 का अध्याय 5 खनिज तथा ऊर्जा संसाधन का पहला भाग कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है खनिजों का वर्गीकरण, यानी कि खनिजों का वर्गीकरण का मतलब होता है खनिजों का बंटवारा, खनिजों के प्रकार। तो सबसे पहला इस अध्याय में जो हमारा बिंदु आता है वो है खनिज कहते किसको है। सामान्य प्रक्रिया में हम समझने का प्रयास करते हैं खनिज यानी कि वह सारे पदार्थ जिनको खोदकर निकाला जाता है, वह सारे पदार्थ जिनको खोदकर निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं। और इस प्रक्रिया को खनन कहते हैं। कौन सी प्रक्रिया को? खोदने की प्रक्रिया को। खनन की प्रक्रिया से निकलने वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। और इसका उल्टा हम बोल देते हैं कि खनिज पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे खनन कहते हैं। एक ही बात है, खनन यानी जो प्रक्रिया की जाती है और खनिज यानी जो पदार्थ निकाला जाता है। अब कुछ खनिज ऐसे होते हैं जो भूपृष्ठ के आसपास ही मिल जाते हैं, यानी कि जरा सी ऊपर की मिट्टी को हटाया थोड़ा बहुत और उसमें से खनिज को प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे रेत मिल गई हमें आराम से, जैसे ये चुनाई में पत्थर आते हैं बड़े बड़े, ये मिल जाते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको थोड़ी गहराई में खोद कर निकाला जाता है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा गहराई से निकाला जाता है। तो इस प्रकार से खनिज अलग अलग अवस्थाओं में पाए जाते हैं। फिर उनको काम में लेने योग्य, किसी भी खनिज को सीधा उपयोग में नहीं लिया जाता है, फिर उसे काम में लेने के लिए उचित रूप दिया जाता है, उचित प्रारूप दिया जाता है, तत्पश्चात उसको काम में लिया जाता है। तो प्रश्न है कि खनिज क्या है? तो इस प्रकृति में अनेक सारे प्राकृतिक रूप जो पृथ्वी में दबे हुए हैं, उन प्राकृतिक चीजों को बाहर निकाला जाता है, उपयोग करने लायक बनाया जाता है, इस्तेमाल में लेने लायक बनाया जाता है। तो खनिज क्या है? प्रकृति से प्राप्त वो सारे पदार्थ जिन्हें खोदकर निकाला जाता है खनिज कहलाते हैं। इस प्रकृति में जितने भी पदार्थ खोदकर निकाल करके उनका उपयोग किया जाता है वह सारे पदार्थ खनिज कहलाते हैं। और प्रत्येक अवस्था, आज जिस कमरे में हम खड़े हुए हैं ये भी खनिजों की देन है, क्योंकि पत्थर कहाँ से आया? खनिज से है। रेत कहाँ से आई? खनिज से है। सीमेंट के लिए चूना पत्थर कहाँ से आया? खनिज से है। लोहा कहाँ से आया? खनिज से है। तो इस प्रकार से खनिज प्रत्येक उद्योग की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करता है। हर उद्योग के लिए खनिज की आवश्यकता होती है। अब समझते हैं अपन खनिजों का वर्गीकरण, कि खनिजों का वर्गीकरण को इस मोनोग्राम के माध्यम से, इस टेबल के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो आपकी पुस्तक में मुख्य रूप से खनिजों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग धात्विक खनिज, दूसरा भाग अधात्विक खनिज और तीसरा भाग ऊर्जा खनिज। धात्विक खनिज सबसे पहले आता है धात्विक खनिज। धात्विक खनिज किसे कहते हैं? ऐसे खनिज जिसमें किसी न किसी धातु का पाया जाना आवश्यक है। ऐसे खनिज जिनमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनमें किसी न किसी धातु का अंश पाया जाता है धात्विक खनिज कहलाते हैं। धात्विक खनिज के नाम से उन्हें जाना जाता है। अब धात्विक खनिज भी 3 प्रकार के हैं। सबसे पहला आता है धात्विक खनिजों के प्रकार में लौह धातु। ऐसे खनिज जिसमें लोहे के अंश प्राप्त होते हैं वह लौह खनिज कहलाते
लोहे का भाग नहीं होता है, लोहे की उपस्थिति नहीं होती है। ऐसे कौन कौन से खनिज हैं? तांबा, सीसा, जस्ता, बॉक्साइट, ये ऐसे खनिज हैं जिनमें लोहे की मात्रा नहीं होती है। किंतु विभिन्न उद्योगों में परिशोधन करते समय लोहे की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए, लोहे की गुणवत्ता को बदलने के लिए इनका मिलाना आवश्यक है, क्योंकि इनको मिलाकर ही लोहे को अलग अलग रूपों में ढांका जा सकता है, मुलायम बनाया जा सकता है, उसे जंग रोधी बनाया जा सकता है, उसे उच्च गुणवत्ता का बनाया जा सकता है। ये पदार्थों का मिश्रण मिलाकर इस प्रकार से उसको किया जा सकता है। तीसरा प्रकार है धातु का बहुमूल्य खनिज, और बहुमूल्य खनिजों में सोना है, चांदी है और प्लेटिना है। ये तीनों ही विशेष तौर से गहने बनाने में बहुमूल्य वस्तुएं हैं। ये बहुत कम मात्रा में अत्यधिक मेहनत करने के बाद भी बहुत कम मात्रा में बहुत कम स्थान पर ये मिलते हैं, इसलिए ये बहुमूल्य खनिज कहलाते हैं। और ये विशेष तौर से बड़े लोगों की शोभा बढ़ाने में काम में लिए जाते हैं। गहने इनके विशेष तौर से बनाए जाते हैं, तो ये बहुमूल्य खनिजों में इनको शामिल किया जाता है। तीसरा इसका प्रकार आता है खनिजों के वर्गीकरण का। दूसरा जो प्रकार आता है वह है अधात्विक खनिज। इन सबके पीछे हम खनिज भी जोड़ सकते हैं, धात्विक खनिज। अब आता है अधात्विक खनिज। अधात्विक खनिज का मतलब होता है ऐसे खनिज जिनमें धातु की मात्रा नहीं होती है, ऐसे खनिज जिसमें किसी भी प्रकार की धातु की मात्रा की उपस्थिति नहीं होती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। ऐसे खनिज जिनके अंदर किसी भी धातु की उपस्थिति नहीं होती है, अधात्विक खनिज कहलाते हैं। कौन कौन से होते हैं इसमें? अभ्रक। अभ्रक पूर्ण रूप से जो विद्युत है उसकी कुचालक होती है। कभी आपने हिस्ट्री देखी होगी, प्रेस जिसको कहते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में, तो प्रेस में जो जिसमें लाइट का प्रसारण होना उसका पत्ता होता है, उसके नीचे अभ्रक की परत लगाई जाती है ताकि उस लोहे की प्रेस में करंट नहीं आए। चमक होती है इसके अंदर बहुत ज्यादा। जो कभी कभी जो सौंदर्य प्रसाधन होते हैं, विद्युत के उपकरणों में तो इसका उपयोग किया ही जाता है, लेकिन सौंदर्य प्रसाधन के जितने भी उद्योग होते हैं उसमें भी इसका उपयोग किया जाता है। नमक जिसे हम खाते हैं, पोटाश जो खेतों में फसलों में गुणवत्ता बढ़ाने के लिए दिया जाता है, सल्फर उसमें होता है, जिप्सम उसी के अंदर आता है, चूना पत्थर जिसका उपयोग सीमेंट बनाने में किया जाता है, संगमरमर है जिसको अपने घरों को सजाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और भी खूब सारे रेत है, पत्थर है, विभिन्न प्रकार के छोटा स्टोन, मार्बल, ग्रेनाइट, ये सारे के सारे ऐसे उद्योग हैं, ऐसे खनिज हैं जो अधात्विक खनिज के नाम से जाने जाते हैं। अंतिम और तीसरा प्रकार आता है खनिजों का, उसमें ऊर्जा खनिज। ऐसे खनिज जिनसे ऊर्जा प्राप्त होती है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण जो संसाधन है कोयला, क्योंकि प्राचीन अवस्था में, प्राचीन काल में जितने भी बड़े बड़े उद्योग चलते थे वो सारे के सारे कोयले से ही चलते थे। देश के अंदर चलने वाली जितनी भी ट्रेनें होती थी वो कोयले से ही चलती थी, जो पानी के जहाज होते थे वो कोयले से ही चलते थे। तो कोयला सबसे बड़ा खनिज ईंधन है। फिर आता है पेट्रोलियम, जो वर्तमान की सबसे मूलभूत आवश्यकता है, हर घर की आवश्यकता है, क्योंकि इसके शोधन से मोम बनाया जाता है, प्लास्टिक्स बनाई जाती है, पेट्रोलियम जेली बनाई जाती है, ऑयल बनाया जाता है, पेट्रोल बनाया जाता है, डीजल बनाया जाता है, केरोसिन बनाया जाता है, कोल कार बनाया जाता है, इसके शोधन से सारी चीजें बनती हैं। तो पेट्रोलियम हर घर की आवश्यकता, हर घर की पहुंच तक ये हो गया है। तो पेट्रोलियम भी ऊर्जा खनिज है, क्योंकि हमारी सारी गाड़ियां, बसें, ट्रक, कारें, बाइक,
जिससे चलती है। तो ये एक महत्वपूर्ण है। और अंतिम आता है इसमें प्राकृतिक गैस। ये दो रूप में निकलती है, शोधन करने के बाद में दो रूप इसके हो जाते हैं, सीएनजी और एलपीजी। एलपीजी का उपयोग घरों में खाना बनाने के लिए किया जाता है विशेष तौर से, और सीएनजी का उपयोग वाहनों में किया जाता है ईंधन के रूप में, क्योंकि यह प्रदूषण कम फैलाती है, अपेक्षाकृत सस्ती भी होती है। तो इन गैसों का उपयोग, प्राकृतिक गैस जिसका उपयोग आप सर्दी गर्मी बरसात में कर सकते हो, क्योंकि जो परंपरागत ईंधन कंडे और लकड़ियों से जो खाना बनाया जाता है बरसात के दिनों में उनमें उसमें मतलब गीली हो जाती है वह, और परिणाम क्या होता है कि खाना बनाने में दिक्कत आता है। साथ ही उनको स्टोरेज करना पड़ता है, बरसात से पहले सारी चीज़ों को स्टोरेज करना पड़ता है। जब स्टोरेज रहती है किसी भाग में, तो वहाँ पर जीव जंतु यानी कि जहरीले कीड़ों के आने की संभावना रहती है, और प्राचीन काल में अनेक दुर्घटनाएं हो जाती है। इसके साथ ही अनावश्यक वनों को काटा जाता था, जगह ज़्यादा चाहिए। इन सारी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए एलपीजी का आविष्कार हुआ। एलपीजी घर घर पहुँचने लगी। आजकल बड़े बड़े शहरों में तो पाइपलाइन के माध्यम से एलपीजी को पहुँचाएंगे। गाँव-गाँव में सिलेंडरों की व्यवस्था है। इससे क्या होगा कि स्टोरेज नहीं करनी पड़ेगी, और ज़्यादा जगह नहीं घेरेगी, और उन जहरीले जंतुओं को आने की भी संभावना समाप्त हो जाएगी। इसके अलावा प्रदूषण नहीं फैलाएगी, क्योंकि वो प्रदूषण ज़्यादा फैलाती है। तो ये सारी सर्दी गर्मी बरसात में जलाने में आसानी होगी। तो इस प्रकार से ये आज का हमारा जो टॉपिक था खनिजों का वर्गीकरण, इस मोनोग्राफ के माध्यम से, इस मॉडल के माध्यम से मैंने लिखकर प्रत्येक विषय को एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। आप सब भैयाओं को अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। इसका अगला टॉपिक हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। जय हिंद।